अपमान ये कांग्रेस की आदत बन गई है। अब आज हेमराज का सर काटने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस के नेता और गृह मंत्री नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देशभक्त संगठन पर उंगली उठाना उनकी पुरानी आदत है। दिग्विजय सिंह जी का अगर उनकी हिंदी अच्छी हो तो हाफिज सईद को वो श्री क्या श्रद्धे लगा के कांग्रेस के नेता बोले, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता है कि वो देशभक्तों का अपमान करती है और इस तरह जो देश के खिलाफ काम कर रहे लोग हैं उनका सम्मान करती है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जानते हैं कि उनके इस तरह के विवादित बयानों के बाद निश्चित ही विपक्षी दल बीजेपी उनको घेरेगी, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि बीजेपी जितना उनकी कड़ी आलोचना करेगी उतना ही उनके साथ पार्टी तथा एक वर्ग विशेष की सहानुभूति रहेगी। यही वजह है कि अक्सर दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि वह बीजेपी के निशाने पर आ जाएं। हिंदू भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारा दिया है आज भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने। दरअसल लखनऊ में आयोजित की गई अटल शंखनाद रैली में आज कल्याण सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री से देशवासियों से माफी मांगने की अपील की है। वहीं नितिन गडकरी ने ये भी कहा है कि आने वाली 24 तारीख को इस मुद्दे पर बीजेपी देशव्यापी आंदोलन भी करेगी। मौका था राजधानी लखनऊ में हो रही अटल शंखनाद रैली का। रैली में भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी, कलराज मिश्रा, राजनाथ सिंह, उमा भारती समेत प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और वरिष्ठ नेता लालजी टंडन भी मंच पर मौजूद थे। दरअसल आज कल्याण सिंह की पार्टी जन क्रांति पार्टी का भाजपा में विलय हो गया। इस मौके पर जहां एक तरफ कल्याण सिंह ने जीवन भर बीजेपी के साथ रहने का दावा किया है, वहीं इस मौके पर भाजपा ने भी कल्याण सिंह से भाजपा को मजबूत होने का दावा किया है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर कहा है कि कांग्रेस आतंकवाद पर सियासत कर रही है। यही नहीं, गडकरी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस सुशील कुमार शिंदे को पद से हटाए और हिंदू समाज के अपमान के लिए सोनिया गांधी और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की जनता से माफी मांगे। गडकरी ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और कांग्रेस आतंकवाद का तुष्टीकरण कर रही है। तो वहीं यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि कल्याण सिंह की बीजेपी में वापसी से पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। साथ ही ये भी कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखाई देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा का ये प्रयोग और कल्याण फैक्टर कितना फायदेमंद साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ में आज अटल शंखनाद रैली के बीच कल्याण सिंह अपनी पार्टी जन क्रांति के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जहां इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी मौजूद थे। वहीं पार्टी के कई बड़े नेता भी यहां मौजूद थे। अटल शंखनाद रैली में आज कल्याण सिंह अपनी पार्टी जन क्रांति के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े दिग्गज नेता भी यहां मौजूद थे। वहीं जन क्रांति पार्टी के साथ शामिल हुए कल्याण सिंह ने लोगों का जनसैलाब और समर्थकों की भीड़ देखकर थोड़ा भावुक हो उठे और उनकी आंखें छलक गईं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो कई सालों से सपना देख रहे थे कि वो कब बीजेपी में वापस आएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो वो बीजेपी में ही रहें। जहां कल्याण सिंह के पार्टी में शामिल होने के बाद खासा उत्साह देखने को मिला है, वहीं बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या आखिर कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी का कल्याण कर पाते हैं। लखनऊ में आज का दिन झड़प और विरोध प्रदर्शन के नाम रहा, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रहे राज कर्मचारियों ने काला झंडा दिखाए। फिर क्या था, विरोध का सिलसिला शुरू हो गया। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध का जिन एक बार बोतल से आज फिर बाहर निकला, जिसका असर आज पूरे दिन राजधानी लखनऊ में झड़पों के रूप में दिखा। एयरपोर्ट पर बवाल तो हजरतगंज चौराहे पर प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रहे राज कर्मचारियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बस पर पथराव किया। राज कर्मचारी सर्वजन हिताय संरक्षण समेत के बैनर तले विरोध कर रहे हैं।
विरोध की शुरुआत दरअसल उस वक्त हुई जब अमौसी एयरपोर्ट के बाहर अटल संखनाद रैली में भाग लेने आए भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के काफिले को काला झंडा दिखा रहे राज कर्मचारियों से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई और गाली गलौज हुई। फिर क्या था, मामले ने तुल पकड़ लिया और हर तरफ सिर्फ भाजपा का विरोध शुरू हो गया। प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के नेता शैलेंद्र दुबे ने मांग की है कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही समेत कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज की जाए। इसी मांग को लेकर प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रहे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और दफ्तरों में पसर गया सन्नाटा। इतना ही नहीं, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रहे राज कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक बीजेपी के आला नेता इस पूरे मसले पर माफी नहीं मांगते उनका प्रदर्शन और हड़ताल जारी रहेगा। रेल बजट से पहले राजधानी दिल्ली के रेल भवन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रेल मंत्री पवन बंसल से मुलाकात की और मुलाकात में गुजारिश की कि योजना आयोग के 14% का नियम उत्तराखंड की नई रेलवे लाइनों पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। असल में योजना आयोग ने रेल मंत्रालय को एक नया नियम थमाया है, जिसके तहत अगर नई रेलवे लाइन बनाई जाती है जिसमें रेल मंत्रालय को 14% से कम रिटर्न हो तो उसकी कुछ धनराशि प्रदेश सरकार को भी वहन करनी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दरख्वास्त की कि ये नियम उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों पर लागू नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आगामी रेल बजट में देवभूमि के वास्ते नई रेलगाड़ी चलाने की मांग भी रखी और कहा कि दिल्ली देहरादून रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज का बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए यूपी सरकार ने सांकेतिक सहमति भी दे दी है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने साफ कर दिया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में 14% का नियम लागू नहीं होगा। रेल और रक्षा मंत्रालय से इसके लिए सहमति मिल चुकी है और 4000 करोड़ की धनराशि के साथ काम भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दबाव में अपना नामांकन तो वापस कर लिया, लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि आखिर भाजपा हाईकमान किस नेता पर अपना दाव लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भारी फजीयत का सबब बन गया है। बीजेपी हाईकमान ने आम सहमति के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नामांकन वापस करा लिया। अब उत्तराखंड बीजेपी के नए सारथी का फैसला भाजपा हाईकमान करेगा। आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान ने भगत सिंह कोश्यारी का नाम फाइनल किया था, लेकिन इस मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम बीसी खंडूरी और कोश्यारी आमने सामने आ गए थे, जिसके चलते ये संभव नहीं हो पाया। खास बात यह है कि अध्यक्ष के चुनाव में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक अभी तक खंडूरी के साथ खड़े हैं। इन हालातों में यक्ष सवाल ये है कि आखिर हाईकमान पार्टी की बागडोर किसे सौंपेगा। चूंकि वर्तमान में नेता विपक्ष ब्राह्मण वर्ग के अजय भट्ट कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाजा क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के मद्देनजर गढ़वाल के ही किसी ठाकुर नेता की संभावनाएं बनती हैं, वरना क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों में संतुलन साधने के लिए नए सिरे से उधेड़बुन करनी होगी। बदले सियासी समीकरणों के बीच अब यह देखना दिलचस्प हो गया है कि आखिर भाजपा हाईकमान क्या भगत दापारी दाव लगाएगा या फिर तनातनी भरे सियासी हालातों में किसी नए न्यूट्रल कैंडिडेट पर दाव लगाएगा। उत्तराखंड को भले ही केंद्र सरकार द्वारा योजना बजट दिल खोर कर इसलिए भी दिया गया हो कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन खुद प्रदेश की कांग्रेस सरकार बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हुई है और बजट खर्च न करने का प्रदेश के नौकरशाहों का ट्रैक रिकॉर्ड सही सलामत इस बार भी रहने की उम्मीद है। सरकार बदलने से नौकरशाही में बदलाव की बात बेमानी ही साबित हुई है। सरकार बनने से पहले कांग्रेसी दिग्गजों की बजट खर्च न होने को लेकर दहाड़ सभी ने सुनी थी, क्योंकि सरकार तब भाजपा की थी, इसलिए बजट खर्च न होने का ठीकरा भाजपा पर फोड़ा गया। लेकिन अब तो सत्ता में कांग्रेस खुद बैठी है, ऐसे में इस बार भी बजट खर्च होने के लाले क्यों पड़े हुए हैं। स्थिति यह है कि नौकरशाही के सुस्त रवैये और मंत्रियों द्वारा मॉनिटरिंग सही से नहीं करने की वजह से प्रदेश को अब मात्र 1.5 माह में 75% बजट खर्च करना होगा, यानी पूरे 10.5 महीने में मात्र 25% बजट ही खर्च हो पाया है। हालात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल है।
लेकिन वहां की सड़कों की स्थिति सुधारने की जगह देहरादून की बनी बनाई सड़कों पर ही लीपापोती चल रही है। साफ है, बजट को अनाप शनाप खर्च करने की मंशा है। प्रदेश का कुल परिव्यय 8200 करोड़ का है, लेकिन जनवरी की अंतिम यानी 15 तारीख तक मात्र 2583 करोड़ ही बजट खर्च हो पाया है। साफ है, नौकरशाही की यही सुस्ती भाजपा शासनकाल में थी और कांग्रेस शासनकाल में भी चुस्ती नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रदेश में बजट खर्च के फिसड्डी रवैये को नजरअंदाज करते हुए प्रदेश के नियोजन मंत्री बजट खर्च में संतुष्टि जता रहे हैं, लेकिन मंत्री जी की संतुष्टि का पैमाना क्या है हम समझ नहीं पा रहे। आगरा थाना सदर इलाके में विगत 14 सितंबर को पुलिस ने एक युवक को चोरी के इल्जाम में उठाया। उस युवक को उठाने के बाद पुलिस ने उसको यातनाएं दी। यातनाएं देने के बाद भी पुलिस उस युवक से चोरी का इल्जाम कबूल नहीं करा पाई। उस दिन के बाद पीड़ित युवक न्याय के लिए भटक रहा है। जब उसको न्याय नहीं मिला तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश तो दे डाले, लेकिन इस पूरी घटना में पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि मामला जुड़ा है आगरा के एक IPS अधिकारी से। आगरा पुलिस किस तरह अपना काम करती है, आइए आज हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर भी दिखाते हैं जिससे आगरा पुलिस की बर्बरता साफ नजर आएगी। मामला आगरा के थाना सदर क्षेत्र का है। मुस्तफा क्वार्टर में रहने वाले जंग बहादुर के घर पर 14 सितंबर की रात कुछ पुलिसकर्मी अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ घर में घुस आए और जंग बहादुर के 24 वर्षीय बेटे श्रीकांत यादव पर चोरी का आरोप बताकर उसे घर से ले गए। इस बीच जब घर वालों ने उनको रोकना चाहा और पूछना चाहा कि किस जुर्म में उनके बेटे को ले जा रहे हैं, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। उसके बाद पुलिस उनके बेटे को ले गई और पूरी रात पूछताछ के नाम पर उसे करंट व लाठी डंडों से मारपीट की गई। जब जुर्म साबित नहीं हुआ तो दूसरे दिन उसे घर के बाहर पटक गए और धमकी दे गए कि किसी को भी शिकायत की तो किसी भी अपराध में शामिल कर इसे जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर उस समय तो परिजन शांत हो गए, लेकिन जब बेटे श्रीकांत यादव की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने न्याय की मांग की और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाना सदर इलाके को मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। मामले की बहुत ज्यादा डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि किसी व्यक्ति को थाने पर ले आने के मामले में और उसके साथ मारपीट किए जाने का कोई मामला है, जिसमें कि न्यायालय से 156(3) में अभियोग दर्ज करने के आदेश हुए हैं। उसको देखा जाएगा और मेरिट पर जैसी कार्रवाई होती है उसको मेरिट पर कार्रवाई जो भी होगी उसको उसके हिसाब से की जाएगी। वहीं जब मीडिया ने आगरा के IG महोदय से इस मामले को लेकर बात की गई तो मामले को IG साहब ने बेहद गंभीर बताया और कार्रवाई की बात कही है। संभल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान समर्थकों ने जमकर हंगामा और पथराव किया। संभल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान के दौरान पुलिस के इंतजाम धरे के धरे रह गए। काफी संख्या में पुलिस की तैनाती के बावजूद बहजोई में मतदान स्थल पर एक प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर पथराव किया, जिससे मतदान स्थल के बाहर भगदड़ मच गई। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस नींद से जागी और बल प्रयोग कर हालात को काबू में किया। आपको बता दें कि संभल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे दोनों प्रत्याशी सपा के दिग्गज हैं। एटा के अवागढ़ में आज सुबह रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक 3 मंजिला इमारत भर कर गिर पड़ी। पुलिस के राहत और बचाव कार्य में 7 लोगों को निकाला गया है, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 7 जो घायल हैं उन्हें आगरा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के तरना में एक महिला की हत्या करके फेंकी हुई लाश मिली है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के तरना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पैरिस हॉस्टल के छत से युवती का मुंह सब मिला। मृतका के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला। फिलहाल पुलिस किसी प्रकार से दुराचार की बात से इनकार कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ बोलने की बात कह रही है, लेकिन घटना स्थल पे कुछ और ही इशारा कर रहा है। वहीं महिला के पास से एक मोबाइल मिला है, जिसको लेकर पुलिस अब कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस एक मिस कॉल ही पुलिस के इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। जनपद के 2 थाना क्षेत्रों में एक अधेड़ समेत 2 नाबालिग बच्चियों का शव मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गोरखपुर जिले के 2 थाना क्षेत्रों में जहां हत्या कर फेंकी गई 2 नाबालिग शव को पुलिस ने बरामद किया है, वहीं एक अधेड़ का भी हत्या कर फेंकी गई शव नाले से पुलिस ने बरामद किया है।